इसी मिशन में ये चैनल आगे बहुत अच्छा कार्य करेगी, इस विश्वास के साथ मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं। नमस्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं ET नाउ स्वदेश और ये है कल की तैयारी। ये वो शो है जहां पे हम सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कल के ट्रेड में या कल इन द सेंस दैट अगले हफ्ते के ट्रेड के लिए कैसी तैयारी होनी चाहिए, कौन से स्टॉक्स पे आपकी नज़र होनी चाहिए, टेक्निकल्स कैसे लग रहे हैं और कौन से बाजार के बड़े फैक्टर्स हैं, ये सारी जानकारी देंगे अपने कोलीग्स के थ्रू और फंडामेंटल और टेक्निकल नज़रिया भी। आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ी खबर आज की जो इवनिंग में आई थी वो थी HCL टेक के नतीजे। टेक्नोलॉजी पैक बहुत ही वॉलेटाइल ट्रेड कर रहा है, सबको पता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग क्वार्टर रहने वाला है, लेकिन TCS की नरमी के बाद एक प्रॉफिट टेकिंग देखी गई। इन्फोसिस के नंबर्स के पहले हमने देखा उसमें रिबाउंड आया। HCL टेक ने आज किस तरह के नंबर दिए, ये जानने के लिए चलते हैं अपने कॉलीग पूजा त्रिपाठी के पास। पूजा, बताइए कैसा नंबर्स आपको लगे? टेक के हम कह सकते हैं कि मिक्स्ड सेट ऑफ नंबर्स, यानी कि मिले जुले नंबर्स देखने को मिले हैं। कहीं कहीं पर अनुमान से काफ़ी बेहतर नंबर्स आए हैं, कहीं कहीं अनुमान से कमज़ोर नंबर्स है, लेकिन गाइडेंस जो है वो हमारे अनुमान के मुताबिक ही रही है। अगर डॉलर आय देखेंगे तो करीब 283 करोड़ का हमारा अनुमान था, उसके सामने करीब करीब 4% ग्रोथ हम उम्मीद कर रहे थे। 2.5% के आसपास की ग्रोथ डॉलर आय में देखने को मिली है। लेकिन अगर आय के फ्रंट पर देखेंगे, रेवेन्यू के फ्रंट पर देखेंगे, जहाँ की हम उम्मीद कर रहे थे कि अच्छी ग्रोथ देखने को मिली, अनुमान से बेहतर ग्रोथ आई है और 20,655 करोड़ के नंबर्स कंपनी ने पोस्ट किए हैं। मुनाफे में हमारा अनुमान था कि फ्लैट आएंगे, लेकिन यहाँ पर बढ़त देखी गई है, करीब 1.5% की बढ़त मुनाफे में देखी गई है। लेकिन मार्जिन के फ्रंट पर अगर देखेंगे तो कंपनी ने थोड़ा डिसअपॉइंट किया है। एक्सपेक्टेशन ही है, गाइडेंस में हम उम्मीद कर रहे थे कि डबल डिजिट ग्रोथ कंपनी बोल सकती है और वैसा ही हुआ। रेवेन्यू आय को लेकर FY22 की आय को लेकर कंपनी ने डबल डिजिट ग्रोथ का अनुमान किया है क्रॉस करेंसी में, और इसके अलावा एबिट मार्जिन में भी FY22 के लिए 19 से 21% का गाइडेंस दिया है और एग्जैक्ट यही हमारा भी अनुमान था कि इस तरह की गाइडेंस यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इसके अलावा डील्स की बात करें तो HCL ने काफ़ी बड़ी डील्स भी जीते हैं और इस बार बिजनेस हाईलाइट में हम देख रहे थे कि 14 बड़ी डील्स जीती हैं, जिसमें कि टेलीकॉम, लाइफ साइंसेस और हेल्थ केयर स्पेस में ये डील्स कंपनी ने जीती हैं। तो डील के फ्रंट पर तो नंबर्स अच्छे नज़र आ रहे हैं, गाइडेंस के फ्रंट पर भी अच्छे नंबर्स अच्छे नज़र आ रहे हैं, लेकिन मार्जिन के फ्रंट पर हल्की सी कमजोरी यहाँ पर देखने को मिली है। तो मिले जुले से नंबर्स कह सकते हैं HCL टेक की तरफ से इस क्वार्टर देखे गए। पूजा, बाजार में भी आज काफ़ी ज़बरदस्त चौतरफा रैली देखने को मिली, स्पेशली सेकेंड हाफ में। कल टाटा मोटर्स में चौतरफा रैली थी, टाटा मोटर्स के पूरे ग्रुप में, टाटा ग्रुप में चौतरफा रैली थी। आज हमने देखा कि सेकेंड हाफ में बैंकिंग लेड फ्रॉम द फ्रंट। आप बताइए कैसा रिकैप रहा पूरे दिन का? बाजार आज नए शिखर पर पहुंचा और सेंसेक्स ने पहली बार 61,000 का आंकड़ा पार किया और लगातार ये दूसरा हफ्ता था जब हम मजबूती के साथ क्लोजिंग आज देखने को मिल रही थी बाजार में। आज की बात करें तो लगातार आज बैंक शेयरों में हमने देखा, बैंकिंग शेयरों में लगातार वहां पर तेजी बनी हुई है। इसके अलावा मेटल इंडेक्स में आज अच्छी तेजी थी। ऑटो शेयर छोड़ आज सभी इंडेक्स हर निशान में ही कारोबार कर रहे थे। निफ्टी के चढ़ने वाले शेयरों की बात करें तो आज मजबूती थी अदानी पोर्ट्स में, इसके अलावा विप्रो, ग्रासिम, HDFC बैंक, यहाँ पर काफी अच्छी मजबूती देखने को मिल रही थी। और लूजिंग साइड पे बात करें तो आज कोल इंडिया में कमजोरी थी। इसके अलावा दो ऑटो स्टॉक्स टाटा मोटर और आयशर में भी आज कमजोरी देखने को मिली। टाटा मोटर्स ने जो पिछले 5-6 दिनों से जो हम तेजी देख रहे थे, फाइनली वहां पर ब्रेक लगा और आज मुनाफा वसूली टाटा मोटर्स के शेयर में देखने को मिली है। इसके बाद आज मेटल शेयरों में भी अच्छा एक्शन था। हिंदुस्तान जिंक, वेदांता, जिंदाल स्टील, सेल, यहाँ पर काफी अच्छा मोमेंटम आज देखने को मिल रहा था। बैंकिंग शेयरों में आज सरकारी बैंकों में भी अच्छी तेजी देखने को मिली। इसमें IDBI बैंक देखिए, कैनरा बैंक, PNB, सभी में आज मजबूती थी और HDFC बैंक में भी नतीजों के पहले आज अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा था। स्टेबल नंबर्स के हम उम्मीद कर रहे हैं। शनिवार को HDFC बैंक के नतीजे आने वाले, उसके पहले अच्छी तेजी आज स्टॉक में भी देखी गई है। इसके अलावा पावर सेक्टर में आज भी मजबूती थी। इसमें NHPC देखिए, अदानी पावर, पावर ग्रिड, CESC, ये सभी आज मजबूती के साथ कारोबार कर रहे थे। थैंक्स फॉर दैट पूजा।
और बाजार के काफ़ी जाने माने फंड मैनेजर्स से हमने बात की। उनमें से एक नीलेश शाह इन्विजन कैपिटल के थे। आइए जान लेते हैं उनका क्या व्यू बन रहा है इस तरह के मार्केट में। मेरा ऐसा मानना है कि ये अगले 3 से 4 साल में ये बहुत ही एक पॉसिबिलिटी है। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर पी मल्टीपल्स यहाँ से एक्सपैंड भी नहीं हुए और ओवरऑल 3 साल का अर्निंग्स ग्रोथ तकरीबन 15 to 20% का आया और अगर पी मल्टीपल्स यहाँ से बिल्कुल एक्सपैंड नहीं हुए तो मेरा ऐसा मानना है कि 3 से 3.5 साल के बीच में ये जो 1 लाख का जो आंकड़ा है वो सेंसेक्स वो आंकड़े पे पहुंच सकती है। लेकिन मेरे हिसाब से सेंसेक्स को छोड़ के भी बाकी काफी अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज आएंगी। एक तो वो बात है। दूसरा, सेंसेक्स का कॉम्पोजिशन इटसेल्फ चेंज हो सकता है अगले 3 साल में, जैसे जैसे और डिजिटल ओरिएंटेड न्यू एज कंपनीज, प्लेटफॉर्म कंपनीज लिस्ट होंगी। तो और ये जो अभी जाके जो लिस्टिंग होगा वो बहुत ही एक बड़े स्केल की कंपनीज लिस्ट होगी, बहुत ही मजबूत कंपनीज लिस्ट होगी। जोमैटो तो हमने देख ही लिया है जो अभी सेंसेक्स में नहीं है, लेकिन 3-4 साल में जोमैटो जैसी कंपनी भी सेंसेक्स में आ सकती है। इसके अलावा नाइका, पॉलिसी बाजार, पेटीएम, बैडूज, ये सारी जो कंपनीज के अगर आईपीओस आए और अगर 3-4-5 साल में ये सारी कंपनीज अगर सेंसेक्स में प्रवेश करती है तो मेरा ऐसा मानना है कि सेंसेक्स का लेवल सेंसेक्स के कॉम्पोजिशन पे भी काफी निर्भर करेगा। इस हफ्ते का एक बहुत बड़ा इवेंट रहा और वो था टाटा मोटर्स में जो ट्रांजैक्शन आया। टीपीजी राइज जो कि उनका क्लाइमेट इन्वेस्टिंग आर्म है, उसने करीब $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया उनकी ईवी के बिजनेस में, और वो उसने एक मैसिव रैली ट्रिगर कर दी पूरे टाटा ग्रुप स्टॉक्स में। हमने कुछ दिन पहले राकेश झुंझुनवाला से बात की थी टाटा ग्रुप स्टॉक्स के बारे में और ग्रुप के ऊपर उनकी राय ली थी। आइए जान लेते हैं। What is the way forward for Tata Group and Tata Group of companies now? I think we are still underestimating the kind of profitability and return to shareholders the Tata Group is going to give under Mr. Chandra's leadership. He's an exemplary thinker, understander of technology, temperament, governance, humility. So I think, see, the house of Tatas is blessed by God. You know, in every company other than Tata, TCS, they have less than 50% shareholding. In TCS, they have 70%. So I mean, I'm very, very bullish, and the Tata Group today is a very, very large component of my portfolio, and I hope to keep it that way. Is it a coincidence? It's a coincidence. I don't buy shares of, I buy shares of companies, I don't buy shares of groups. But ever since Mr. Chandra took over and ever since I understood him and what he's trying to do, I got extremely, extremely bullish. And I think it is, you know, now it's very, the first stage is always uncertain. Now that we are past that stage, we are going to catch speed. So far, what Chandra has managed to do is that he's changed the capital allocation. He's done the restructuring. The hard work is done. Tata Consumer or Tata Communication, hard work is done. Do you think in this decade there could be an incremental change in the way how Tatas are doing business? But what he has changed will last for years. No, he has brought about consumer centricity. He has brought about emphasis on cash flows. He looks at cash flows, not EBITDAs and profits, right? Also, his knowledge of technology has enabled him, you know, to impute that technology and technology thought into each company. There is idea of synchronization. So, you know, there is so much of thing. He is a measured risk taker also. There is boldness. There is commitment. He had to pay 38,000 crores for Tata Communication. He never blinked. So, I mean, you know, what makes a chemistry of a person consists of so many factors. And when there are lots of good factors that come together, then is when the real, and I think I have the deepest personal respect for him and for what he has done for the Tata Group. He has helped me make a rich man, for which I will ever remain thankful. Which are the 3 Tata Group companies or businesses which you think are not on verge of incremental change, but in this decade, I'm not talking about this year, next year, but in this decade are on the verge of transformational changes? I mean, the Tata Consumer Products is changed. Tata Motors is changing, right? I think the most
surprising upsides in the Tata Group now. According to me, I can be wrong. Will come in Tata Motors. That's my opinion. And I'm a shareholder. I must make a SEBI disclosure. And there is going to be change in everything, in approach, in volumes. His idea of let us do something which will have size, otherwise let's not do it. So I mean, I think the change will be throughout the Tata Group. देखिए कितना पहले अच्छे बड़े निवेशक जो हैं उनमें खास बात ये होती है कि वो आगे आने वाले समय को भांप लेते हैं। ये काफ़ी टाइम पहले हमने उनसे बात की थी और उन्होंने पूरे टाटा ग्रुप के बारे में बताया था, चंद्रा की लीडरशिप के बारे में बताया था और अपनी बेट के बारे में पब्लिक डिस्क्लोजर दिया था टाटा मोटर्स। और देखिए बाद में क्या हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने गेस्ट को भी इंक्लूड करते हैं चर्चा में। शर्मिला जोशी फंडामेंटल्स पे और अमित त्रिवेदी येस सिक्योरिटी से टेक्निकल्स पे हमारे साथ जुड़ रहे। आप दोनों के लिए शो पे आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या वीक रहा है, एकदम शानदार वीक। शर्मिला, आपने अपने पोर्टफोलियोज पर नज़र डाली होगी, आपने किस तरह के एनएवीज जंप कर गए इस हफ्ते? हाँ बिल्कुल, एंड इट्स क्वाइट स्टैगरिंग जब आप देखते हो कि ऐसे कुछ स्टॉक्स थे, खास करके मिड कैप जो अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन ये हफ्ते में कुछ स्टॉक्स में इस तरह की बढ़त देखी है। वी बीन टॉकिंग ऑफ टाटा ग्रुप, बट आई एम टॉकिंग ऑफ स्टॉक्स आउटसाइड दैट एज वेल। और फिर ऐसे लगता है कि क्या ऐसा जादू हो गया इनमें, ओवरनाइट इसकी बढ़त आ गई। बट दैट्स बीन द काइंड ऑफ मार्केट दैट वी आर इन। और जैसे कहते हैं कि कंसोलिडेशन हुआ है और फिर एक वी हैव सीन दिस बिग मूव। So yes, I think this has been a good week for long-term investors. जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं when it rains it pours, और देखिए किस तरह प्रॉफिट्स ऑफ पोरिंग ऑन द लास्ट स्ट्रीट। अमित, ब्लोआउट रैली का फेज आ गया है या ये आप चार्ट्स पे आपको क्या दिख रहा है? 5 दिन की लगातार गेंस के बाद कुछ एग्जॉशन की उम्मीद है या ये ब्लोआउट फेज थोड़ा और चल सकता है? ओवरऑल अगर पहले अगर स्ट्रेंथ की बात करें, अगर इंडियन मार्केट्स की स्ट्रेंथ की बात करें एज कम्पेयर टू ग्लोबल मार्केट्स, पिछले कुछ वीक से अगर हम देखें तो यूएस मार्केट्स जो है दे आर मोरलेस इन वो करेक्टिव फेज। वहाँ पर एक कंसोलिडेशन फेज चल रहा है, टाइम वाइज करेक्शन चल रहा है यूएस मार्केट्स में। बट कंपैरेटिवली वी आर होल्डिंग ग्राउंड, एक कंसिस्टेंट अप मूव इंडियन इंडाइसिस में देखने मिला है। अगर निफ्टी की बात करें तो एक कंसिस्टेंट अपसाइड मोमेंटम आज ऑलमोस्ट 6वां दिन था, और आज की भी जो क्लोज थी टेक्निकली अगर मैं बोलूँ तो नियर डेज हाई था, जो एक अच्छा खासा एक इंडिकेशन है एक बाइंग मोमेंटम का। ये वीक में 2 बार इनफैक्ट 2 एक गैपिंग एक्शन भी देखने मिली है, जो बेसिकली इंडिकेट करता है कि नाउ शिफ्टिंग रेंज हायर 18,000 का जो लेवल्स है वो एक इमीडिएट सपोर्ट बन जाएगा। और अपसाइड में ऐसा लग रहा है कि और अपसाइड पोटेंशियल है टुवर्ड्स 18,450 से लेके 18,500 तक। जी शर्मिला, आप कौन से एरिया में, अगर आप स्टॉक्स का नाम नहीं लेना चाहती हैं तो वो भी दैट्स ओके, लेकिन कौन से एरिया में आपके अपने पोर्टफोलियो के आपको प्रॉफिट लेने की टेम्पटेशन लग रही है, जहां आप अच्छे टाइम पे पोजीशन हो गए थे और बहुत रीजनेबल गेन्स हैव बीन मेड और आपको ये आ रहा है कि लॉजिकली प्रॉफिट थोड़ा ले लेना चाहिए? और ये आई थिंक एज यू सेड कि काफी ऐसे स्टॉक्स है, कुछ फार्मा में है, कुछ अदर मिड कैप्स है। आई एम नॉट टेकिंग नेम्स, मीनिंग ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा स्पेसिफिक मेरे दिमाग में कुछ नहीं है कि इसमें ऐसे गेन्स बुक करने चाहिए। लेकिन यही है कि बिकॉज वी हैव सीन सो मेनी मार्केट साइकिल्स, ये भी हम जानते हैं कि कभी कभी ये लेवल्स फिर कभी देखने नहीं मिलते। सो दैट इज जो कॉशन हमेशा बैक ऑफ द माइंड रहता है। To give you a very simple example, at what I have some shares of Avan Offshore, और आपको मालूम है कि एक समय पे क्या उसका प्राइस था और आज क्या प्राइस है, तो हमेशा वो थोड़ा दिमाग में रहता है कि अरे काश उस समय थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर लिया होता। So I don't have too many shares, but that's the thing कि अगर उसमें से भी आधे बेच दिए होते तो इतना बुरा नहीं लगता था आज के तारीख में कि हाँ कभी बेचे ही नहीं। So that's the process and that's what I want to share कि वो एक चीज हमें हमेशा दिमाग में आपके रिच एक्सपीरियंस से मैं ये बाहर बात निकालना चाह रहा था, आपके रिच एक्सपीरियंस से, कि बहुत सारे ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स और पोजिशनल इन्वेस्टर्स शायद गेन्स पे होंगे, तो क्या सम प्रॉफिट टेकिंग इज अ गुड आइडिया, वो जैसा कि आपने इंडोर्स किया है। अमित, बैंक निफ्टी पे, अमित आपके पास आऊँगा बैंक निफ्टी पे व्यू लेने के लिए, क्योंकि वो भी एक लैगार्ड स्लगिश इंडेक्स थी, आज 39,000 के ऊपर आ गई और
HDFC बैंक जो लार्जेस्ट वेट है वो 2.5% ऊपर चला, और कुछ प्राइवेट सेक्टर बैंक भी चले, लेकिन कोटक बैंक अभी भी नहीं चल रहा है, वो भी बहुत लैगार्ड है। आपको लगता है वो शायद अब उसका टाइम आ रहा है? सो ओवरऑल अगर बैंक निफ्टी की भी बात करें तो यस, एक जिस हिसाब से आपने मेंशन किया कि यस एक अंडर परफॉर्मेंस बैंक निफ्टी में से देखने मिला था, पर अगर ये वीक की अगर बात करें तो ये वीक में बैंक निफ्टी अप था 4%, निफ्टी था 2.5%। सो मोर और लेस ये वीक में एक पॉजिटिव ट्रैक्शन बैंक निफ्टी में देखने मिला है। विद इन बैंक निफ्टी यस मिक्स एक्टिविटी पॉसिबल है। अगर प्राइवेट बैंकिंग स्पेस की अगर बात करें तो HDFC बैंक और ICICI बैंक है और एक्सिस बैंक है, यहाँ पर मोरलेस जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा पॉजिटिव है, और इवन गोइंग अहेड ऐसा लग रहा है कि ये जो अपसाइड मोमेंटम है ये सिलेक्टेड स्टॉक्स में प्राइवेट बैंकिंग में वो कंटिन्यूड रहेगा। व्हेन इट कम्स टू कोटक बैंक नाउ सी कोटक बैंक में एक अच्छा खासा अपन मल्टी मंथ अप ट्रेंड हमने देखने मिला है, बट रिसेंटली अगर देखा जाए 3-4 वीक में तो उसकी वोलेटिलिटी काफ़ी बढ़ गई है। सो मोर और लेस एक कंसोलिडेशन फेज पॉसिबल है कोटक बैंक में, और कोटक बैंक जो है वो ICICI बैंक और को अंडर परफॉर्म कर सकते हैं फ्रॉम नियर टर्म पर्सपेक्टिव। जी शर्मिला, नेक्स्ट वीक रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के भी नतीजे हैं 22 तारीख को काफ़ी, और कुल मिला के 20% ऑफ द निफ्टी वेट के नतीजे एक वीक में भर गए। नतीजों के हिसाब से अगर देखा जाए प्योरली फ्रॉम रिजल्ट्स पॉइंट ऑफ व्यू, आप कुछ वॉच आउट कर रही हैं कोई नाम? यस, आई थिंक पॉइंट ऑफ व्यू, आई थिंक एक तो जैसे HDFC बैंक और इस तरह के जो बैंकिंग स्पेस के नतीजे हैं, दैट विल गिव अस नॉट सो मच ऑफ द नंबर्स, लेकिन उससे एक अच्छा इंडिकेशन मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ कि NAV के साथ NPS के साथ क्या हो रहा है, और उसके साथ साथ किस तरह का हाउ दे रियली मैनेज टू ग्रो देयर बुक्स। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हम ये सोच रहे हैं कि इकोनॉमी इज गेटिंग बैक ऑन ट्रैक, तो उसका इंडिकेशन हमें ये क्वार्टर में फाइनेंशियल जो कंपनीज है, NBFCs है, बैंक्स है, इनके नतीजों में दिखेगा। So I think that will be a very interesting space to watch। और जिस तरह के moves भी आए हैं now, with Air India getting off the government's books, तो उससे भी एक positive sentiment PSU banks में आने लगा है। So even that space will be interesting to watch, क्योंकि अगर उनके पुराने NPAs है, how they have dealt with them, क्या levels है, और आगे चलकर तो I think things are only going to improve, तो वहाँ से हम एक positive call ले पाएंगे। So more from that angle than the actual numbers। जी अमित, आपके क्या कॉल्स हैं इस समय इस तरह के बाजार में? जी, सो जो हिसाब से हमने डिस्कस किया कि ये वीक जो बैंकिंग में जो पॉजिटिव ट्रैक्शन था इन टर्म्स ऑफ प्राइस, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, मुझे लग रहा है कि ये जो अपसाइड मोमेंटम है बैंकिंग स्टॉक्स में वो कंटिन्यूड रहेगा इवन इन द कमिंग वीक। सो दो रिकमेंडेशन है, दोनों बाई साइड पे है, एक प्राइवेट बैंकिंग स्पेस से, एक पब्लिक में है। प्राइवेट में से है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक में एक अच्छे सा एक आज रिकवरी लोअर लेवल से देखने मिला है, और जो हिसाब से रिसेंट स्ट्रक्चर ऐसा लग रहा है कि 800 के ऊपर सस्टेन करता है, तो एक अपसाइड मोमेंटम इसमें देखने मिल सकता है। सो अपसाइड टारगेट रहेगा एक्सिस बैंक का समवेयर नियर 835, स्टॉप लॉस बनेगा 785। दूसरा जो स्टॉक है जैसे मैंने बताया पब्लिक बैंकिंग स्पेस में है, वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा में से एक अच्छा खासा एक सस्टेनेंस देखने मिला था रिसेंटली 85 के ऊपर, और ऐसा लग रहा है कि अभी यहाँ से एक अपसाइड मोमेंटम एक बिल्डअप होना चाहिए। सो बैंक ऑफ बड़ौदा बाय कर सकते हैं, स्टॉप लॉस बनेगा 85, और टारगेट जो बन रहे हैं उसके बन रहे हैं 95 फ्रॉम ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव। शर्मिला, शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म के हिसाब से कौन से स्टॉक्स आपके रिडार पे हैं, अगर मिड कैप्स हो तो भी? आई थिंक 2-3 थीम्स है जो प्ले कर सकते हैं, और अगेन आई थिंक अगर आप बास्केट बना सके उसमें तो बहुत ही अच्छा है। एक तो फेस्टिवल थीम, बिकॉज दिवाली इज नाउ अराउंड द कॉर्नर, कल दशहरा है, तो अब जो रन अप होगा वो वी विल सी सम अमाउंट ऑफ बाइंग। तो जो फेस्टिवल के हिसाब से जो डिमांड में रहने चाहिए स्टॉक्स, वेदर इट इज स्टॉक्स इन द रिटेल स्पेस या जो व्हाइट कंज्यूमर गुड्स के स्पेस में है, so stocks like that, whether it's Voltas or a Havells or a Blue Star, IFB एक मेरा पसंदीदा स्टॉक रहा है, Whirlpool, stocks like that, or whole host of stocks, jewelry stocks, Titan, etc. I think another interesting thing that could play out is this whole PLI thing, क्योंकि उसमें अब थोड़ी क्लैरिटी आ रही है और कुछ काफी ऐसे नाम सामने आ रहे हैं कि जो स्टॉक्स बेनिफिट कर सकते हैं। लाइक फॉर इंस्टेंस आज एक लिस्ट आई थी जिसमें टेलीकॉम जो there were 8 global players और some domestic companies जो टेलीकॉम प्रोडक्ट्स में PLI से बेनिफिट करेंगे, जिसमें डिक्सन का नाम था। तो थीम्स लाइक दैट, आई थिंक वो इंक्रीजिंगली हम उसके बारे में क्लैरिटी जैसे पाएंगे, तो वो एक आगे के लिए थीम हो सकती है।
So I think that's my broader sense कि आपको एक बास्केट बनानी चाहिए because I'm not sure कि इसमें से which will sort of outperform, लेकिन ऐसे लग रहा है अभी कि जो फेस्टिवल को लेके थीम है that should play out in the next 20 years. राइट, ऑल राइट शर्मिला एंड अमित, बोथ ऑफ यू हमारे शो पे आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंजॉय योर वीकेंड, आपको दशहरे की शुभकामनाएं और ईटी नाउ स्वदेश से जुड़े रहिएगा। आगे चलते हैं, एक बड़ा रिजल्ट जो वॉच आउट करने के लिए ज़रूरी है वो है अल्ट्राटेक। शरद हमारे साथ जुड़ रहे हैं रिसर्च टेस्ट से बताने के लिए कैसे होंगे नंबर। शरद। अल्ट्राटेक सीमेंट के जो है नतीजे आने वाले हैं दूसरे तिमाही के लिए, मंडे को आएंगे नतीजे। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो वॉल्यूम ग्रोथ जो है एक डिसेंट एक्सपेक्टेशंस कर सकते हैं और रेवेन्यू में ऑलमोस्ट 13% का ग्रोथ देखने मिलेगा आंकड़ों के हिसाब से। पैट में भी 11% का इजाफा 1380 करोड़ पे आएगा। लेकिन जो एरिया है ऑफ कंसर्न वो रहेंगी ऑपरेटिंग नंबर्स। एबिटा में जो है सिर्फ 4% का इजाफा देखने मिलेगा 2805 करोड़ में, और मार्जिन्स में दबाव बने रहेंगे। 190 बेसिस पॉइंट्स से गिर सकती है मार्जिन्स, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 24% का है। वॉल्यूम्स की जो एक्सपेक्टेशन है लगभग 20 मिलियन टन का जो है वॉल्यूम्स देखा जाएगा। लेकिन क्या हैं जो फैक्टर्स जो आपको अल्ट्राटेक सीमेंट को ड्राइव करेंगे, उस पर हम लोग फोकस करेंगे। याद रखिएगा एक अच्छी स्ट्रॉन्ग रिकवरी देखने मिली थी कोविड के सेकेंड वेव में जून और जुलाई, उसके बाद भारी वर्षा शुरू हुई, उसके कारण सीमेंट डिमांड पे एक इम्पैक्ट पड़ा है। स्पेशली आपके मंथ्स आप ले लीजिए अगस्त के और सितंबर में, और सितंबर में नोमुरा के रिपोर्ट में कहा गया है कि ओवरऑल जो है तो सीमेंट का जो डिमांड है ओवर इंडिया पूरे जोग्राफी में 5 से लेके 10% तक ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो है डिमांड की जो है डाउनटिक देखने मिला है। उसके अलावा जो है फ्लडिंग भी हुई थी बहुत सारे स्टेट्स में, उसके कारण बहुत सारे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में जो है दबाव दिखने मिला, उसके कारण सीमेंट की जो डिमांड है वो कम हो गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में थोड़ी सी अच्छी पुश एंड पुल देखने मिली, तो स्पेशली आपके सदर्न और वेस्टर्न मार्केट्स में। और जहाँ तक कि आपको रूरल हाउसिंग का सवाल है, वहाँ पे नॉर्दर्न इंडिया और आपके सेंट्रल इंडिया और जो है साउथ इंडिया में अच्छी तेज़ी देखने को मिली। उसके अलावा जो इंडियन सीमेंट प्राइसेस की बात करें तो इंडियन सीमेंट प्राइसेस की जो है हाइक्स अभी उतनी ज़्यादा शुरू नहीं हुई हैं, और अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो 2% जो है एक्चुअली प्राइसेस जो हैं गिर गई हैं ऑन एन एवरेज। और उसके अलावा जो है सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रहेगी कि जो रियलाइजेशंस है उनमें जो है एक टाइप से कटौती एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और हम लोग और बहुत सारे इनपुट प्राइसेस हैं जो बढ़े हैं, उसके कारण जो है मार्जिन्स पे दबाव रहेगा। और मैनेजमेंट की क्या कमेंट्री रहेगी इस पर हम लोग फोकस करेंगे। उसके अलावा एक दो और फैक्टर्स है, स्पेशली पेटकोक प्राइसेस जो आपको यूज़ किए जाते हैं अब एज ए रॉ मटेरियल जब आप बनाते हैं सीमेंट, तो उसमें ऑलमोस्ट 22% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जो है ऑलरेडी दाम बढ़ चुके हैं। तो मैनेजमेंट कमेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। तो ये है अल्ट्राटेक सीमेंट के जो अनुमान दूसरे तिमाही के लिए। थैंक्स वेरी मच फॉर दैट शरद। और दूसरे बड़े स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं। HDFC बैंक आज 2.5% चल गया था सेकेंड हाफ ऑफ द ट्रेड में, रिजल्ट के पहले चल गया था। वैसे बहुत दबाव देखने को मिल रहा है उस स्टॉक के अंदर। नंबर्स इस बार किस तरह के आएंगे इसके बारे में बात करने के लिए चलते हैं पूजा के पास। पूजा बताइए। जी, अब HDFC बैंक के साथ देखिए बैंकिंग स्पेस के भी नतीजे आना शुरू हो जाएंगे, और उसमें सबसे बड़ा बैंक, सबसे बड़े नतीजे दिग्गज बैंक HDFC बैंक अपने नतीजे घोषित करेगी। हमारा अनुमान है कि स्टेबल ग्रोथ ही रहेगी, जिस तरह के क्वार्टरली ग्रोथ हम देखते हुए आ रहे हैं। इस बार भी ऐसा कुछ सरप्राइज नहीं मिलेगा। NII में 11% की ग्रोथ का अनुमान है, मुनाफे में भी 17 से 20% की ग्रोथ इस बार देखने को मिल सकती है। मार्जिन स्टेबल रहेंगे 4.15% पर, और ग्रॉस NPA और नेट NPA के आंकड़ों में कमी देखने को मिल सकती है। 1.4% के आसपास हम उम्मीद करें कि ग्रॉस NPA के आंकड़े रहेंगे, नेट NPA 1% के नीचे ही रहने को मिल सकते हैं। नजर रहेगी इस बार कमेंट्री पर कि रिटेल ग्रोथ को लेकर किस तरह के बयान आते हैं। वैसे तो हमने Q2 अपडेट देखा था, अच्छी ग्रोथ दिखी थी कंपनी के लोन्स एंड एडवांसेस में, लेकिन उसमें रिटेल पोर्टफोलियो का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन होता है इस पर हमारी नजर रहेगी। और इसके अलावा अब क्योंकि बैंक के ऊपर से जो बैन लगा था क्रेडिट कार्ड कारोबार को लेकर, अब वो हट चुका है, और तेजी से हमने देखा HDFC बैंक ने इस तरफ फोकस भी अपना बढ़ाया था। तो क्रेडिट कार्ड सेगमेंट से किस तरह की ग्रोथ आई है और आगे के लिए क्या आउटलुक बैंक देती है, इन तमाम बातों पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन मोरलेस अगर बात करें तो HDFC बैंक से स्टेबल सेट ऑफ नंबर्स की उम्मीद हम कर रहे हैं। ऑलराइट पूजा, थैंक्स वेरी मच फॉर दैट। इसके साथ इस शो के समाप्ति का समय हो गया है।
आशा करते हैं कि आपकी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी में कल की तैयारी की तरफ से मदद मिली होगी। हमारा शो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।